नमस्कार, बंसल्यूज के स्पेशल सेगमेंट खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और खास मुलाकात में आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो अपने आप में एक अलग पहचान रखती हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। 90s के दौर का अगर आप गोल्डन एरा देखें तो पलाश सेन वो नाम है जिसने हर युवाओं के दिल में जमकर धूम मचाई। उनके गानों ने हर दिल में राज भी किया और इसके साथ में उनके एल्बम्स भी जमकर जो है पॉपुलर हुए। और अब पलाश सेन निकल पड़े हैं इंडिया टूर पर। अलग अलग जगहों पर कॉन्सर्ट हो रहे हैं और इस इंडिया टूर की शुरुआत होने जा रही है इंडिया के अगर मिनी मुंबई कहा जाए या फिर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाए इंदौर से। तो बातचीत करते हैं, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है पलाश जी आपका बहुत बहुत खास मुलाकात में। क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने। पलाश जी, सबसे पहले तो ये इंडिया टूर, इसके पीछे का मकसद क्या है? 25 इयर्स आपके बैंड यूफोरिया को हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या कुछ मकसद लेकर निकले हैं पलाश? एक्चुअली पीयूष क्या है कि 25 साल हो गए हैं और 25 साल में हमें जितनी सपोर्ट इस देश की आवाम ने दी है उतना तो इंडस्ट्री ने भी नहीं दी है कभी। आपको पता ही, हम लोग फिल्मों में गाने करते नहीं हैं और ऐसा कोई बैकिंग नहीं है, किसी भी लेबल से कोई बैकिंग नहीं, हम लोग किसी लेबल के साथ हैं भी नहीं। तो जो भी था वो इंडिपेंडेंट था। वो हमेशा से इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो है, जो कि हम लोग सपोर्ट करते हैं, उस इंडिपेंडेंट म्यूजिक को, इस थॉट को, इस यूफोरिया को जो सपोर्ट दिया वो इस देश की आवाम ने दी है। उनको ही मैं धन्यवाद करने के लिए निकला हूँ। 9 जगह हमारे कॉन्सर्ट्स हैं। हम लोग 25वीं अपनी सालगिरह मना रहे हैं और हमारे साथ देश के लोग मना रहे हैं। एक प्री कर्सर की तरह हम लोगों ने अभी पुणे में शो किया था। NH7 वीकेंडर होता है, 3 तारीख को वहाँ पे किया था, जहाँ पे मैंने अनाउंस किया था इन 9 शोज़ के बारे में। यही मकसद है। इवेंचुअली तो हमें जो सपोर्ट मिला है इस देश के लोगों से, उसी की वजह से हम लोग हैं और उसी की वजह से हम लोग रहेंगे। उनको बस थैंक यू करने के लिए निकले। तो इंडिया टूर की शुरुआत करने के पीछे का मकसद तो हमने सुना, लेकिन इंदौर को सबसे पहले चुनने का कोई वजह रही हो? सबसे बड़ी वजह यही है कि मेरे हिसाब से द मोस्ट हैपनिंग सिटी इन दिस कंट्री राइट नाउ इज इंदौर। मैं इंदौर में बहुत सारे शोज़ कर चुका हूँ जो, बट इस समय जो इंदौर का एक रुतबा है, जैसे आपने बोला मिनी मुंबई, मैंने प्लीज़ डोंट कॉल इट मिनी मुंबई, इट इज़ इंदौर। और इंदौर का जो एक रुतबा है, जिस तरह से यहाँ पे अब लोगों ने परिश्रम किया है, जो भी चीज़ें की हैं, इंडस्ट्री इतनी बढ़िया है यहाँ पर, वो सब चीज़ें हैं। मैं तो आज जब एयरपोर्ट से होटल आ रहा था मैं दंग रह गया था कि इतना बड़ा हो गया यार। आई मीन एक टाइम था इंदौर एक्चुअली थोड़ा छोटा सिटी माना जाता था, बट राइट नाउ इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन प्रॉपर सिटी जस्ट लाइक एनी अदर, लाइक दिल्ली और बॉम्बे। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ बिकॉज क्या हो जाता है कि अगर आप छोटी सिटी को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर जो बड़ी सिटी, सो कॉल्ड बड़ी सिटी है, वहाँ पे आवाम बढ़ती है, पॉपुलेशन विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो इंदौर को देख के एक तो ये बहुत अच्छा लगता है, प्लस इंदौर हैज़ अ म्यूजिकल ऑडियंस। यहाँ पे लोग म्यूजिक सुनते हैं, अप्रिसिएट करते हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोज यहाँ पे होते हैं, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिस्ट टर्न्स अप। हमारा मन ये था कि जहाँ पे हिंदुस्तान का दिल धड़कता है, विच इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द कंट्री, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। मैं कुछ फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा आपको, लखनऊ और बनारस से आपका जो है वो, मुझे लगता है कि आपका बचपन वहाँ पर बीता, लखनऊ में आपका जन्म हुआ, जम्मू कश्मीर से आपका एक गहरा नाता है। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फिर? पापा बनारसी हैं जी, माँ जम्मू की डोगरा हैं और मैं पैदा हुआ था लखनऊ में, क्योंकि वहाँ ही दोनों मिले थे, दोनों डॉक्टर्स हैं। तो दे वर वर्किंग एट KGMC, वहाँ पे मिले, प्यार हुआ, शादी हुई और मैं हुआ। उसके बाद हाँ मेरी लेकिन जो जो कहते हैं ना कि जो ग्रोइंग अप ईयर्स थे प्राइमरली जम्मू में थे, मेरे नाना और नानी के साथ, और बनारस भी। मतलब तो मेरा जो जितना भी मेरा जो सोचने का तरीका है या फिर जो मैं हूँ, वो एक छोटे सिटी का ही बंदा है। तो मुझे एक्चुअली जो बड़ी सिटीज़ हैं लाइक दिल्ली और बॉम्बे, मैं हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज वो मेरा मतलब कहूँगा ब्रीडिंग ही नहीं है। मेरी ब्रीडिंग ही एक छोटी। तो अगर आप हमारे गाने भी सुनेंगे, उसके अंदर हमेशा आपको मिट्टी की खुशबू आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉडर्न म्यूजिक है, लेकिन उसके साथ साथ जो इस देश की जो धड़कन है, जो इस मिट्टी की खुशबू है, वो हर गाने में आती ही आती है। उसका कारण ये है, हमेशा मिट्टी से जुड़ा रहा हूँ, छोटी जगह में रहा हूँ, और छोटी जगह के लोगों का दिल बड़ा होता है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन आप रहे हैं, उसके साथ में म्यूजिक की यात्रा रहे कैसे? कि मैं हूँ यार। जी बिल्कुल है। तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी म्यूजिकल यात्रा के लिए? आपको कैसे कुछ मैनेज कर पाए आप? जितने भी लोग देख रहे हैं, शायद बहुत लोगों को पता भी है, मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ जिस फैमिली के हेड थे, मतलब दुनिया के आयुर्वेदिक गॉड ऑफ आयुर्वेदा, धन्वंतरी जी। सो मैं धन्वंतरी जी की ही लिनेज में को बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो फैमिली है आए, उसमें मैं 17th जनरेशन डॉक्टर हूँ। 17 मेरे से पहले 16 जनरेशन डॉक्टर्स थी, मैं 17वीं जनरेशन हूँ। बट लोगों को ये नहीं पता कि वो सब डॉक्टर्स होने के साथ साथ सबके सब म्यूजिशियन भी थे,
सब गाते थे, म्यूज़िक बजाते थे। बट एक टाइम होता है ना कि हिंदुस्तान में गाने बजाने को इतना इज्जत मिलती नहीं थी, मिरासी बोलते थे। बट हो गया, आई थिंक इट इज़, मैं क्या कहूँ, एक हसीन हादसा मेरे साथ हुआ कि मैं म्यूज़िक भी कर पाया हूँ और मेडिसिन भी कर पाया हूँ। बट मैंने इसके लिए कुछ सीखा नहीं है, ये आगे ही जेनेटिक्स में आया है मेरे पास। मेरे घर में सब लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा गाते हैं और मुझसे बेटर डॉक्टर्स हैं। मैं सबसे कमज़ोर डॉक्टर हूँ, सबसे ख़राब गाने वाला हूँ, लेकिन लोग मुझे जानते हैं, दैट्स अबाउट इट। यूफोरिया बैंड की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि हमने कई इंटरव्यूज में सुना है, आपने जिक्र भी किया है कि किसी मेडिकल फील्ड से ही आपने नाम लिया यूफोरिया, तो इसके पीछे की क्या कुछ दिलचस्प कहानी रही है? कहानी बड़ी सिंपल थी यार। मैं मेडिकल कॉलेज गया, मुझे बात समझ आई अगर गाना गाऊंगा, स्टेज पे चढ़ूंगा तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, बस मुझे बात समझ आ गई। बस बैंड बना दिया। पर उसके बाद ये समझ भी आया कि हाँ, मैं गाना लिख सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ, लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। और उस समय मैं मेडिकल कॉलेज में था और हमारी साइकाइट्री में एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं मेनिया। उसका फर्स्ट पार्ट होता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में जो फीलिंग आपके पास आती है उसको बोलते हैं यूफोरिया। और ये कहा जाता है कि व्हेन यू आर इन यूफोरिया यू आर एट योर क्रिएटिव बेस्ट। तो शेक्सपियर ने जब अपने सबसे अच्छे प्ले लिखे या फिर लियोनार्डो दा विंची ने सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई, दे वर सपोज्ड टू बी इन यूफोरिया। मैंने भी सोचा कि अपने बैंड का नाम यूफोरिया रखते हैं, हमेशा ये क्रिएटिव बेस्ट पे रहेंगे, होपफुली ऐसे ही चलेगा। कॉलेज डेज में जब बैंड की शुरुआत की, जब शुरुआती दौर में थे, तो एल्बम आपका एक गाना बड़ा चर्चित था, माँ, शायद उसी से कहीं ना कहीं ये शुरुआत हुई थी। उसकी कुछ पंक्तियां भी सुनना चाहेंगे और उसके बाद एक जाने माने म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया था, ऐसा भी कुछ कहानी हमने सुनी है। सो बेसिकली मेरा गाना था माँ मैं हारा नहीं। मैंने अपनी माँ के लिए लिखा था, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, तो मैंने अपनी माँ के लिए लिखा था। और वो गाना एक इंटरव्यू में उस समय की एक म्यूज़िक कंपनी थी जिसका नाम था आर्टिस्ट म्यूज़िक। तो उसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, उन्होंने वो गाना सुना और उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो भी अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई पलाश, मेरे लिए एल्बम बना दो, बट मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए, इसमें सब कुछ करना है। मैंने कहा अभी तो सोचना भी नहीं है, जब मौका मिल रहा है वाई नॉट। तो मैंने अपने पूरे बैंड को बोला कि देखो हम लोग जाके ये एल्बम करेंगे, 3 लाख में करेंगे, जैसे मर्जी कर लेंगे। और उसके बाद अपने लोग जाके काम करेंगे। कोई होटल में काम करता था, मैं डॉक्टर था, कोई कहीं काम करता था। बट एल्बम मतलब धूम पिचक जब लोगों ने सुना तो वो इतना बड़ा हिट हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं वापस मतलब लगा ही नहीं कि अब मुझे वापस अपने जॉब पे जाना पड़ेगा। बट मैं यही कहूँगा जो अनिल मूलचंदानी जी हैं जिन्होंने हमें ब्रेक दिया था, आई थिंक उनकी विजन बहुत दूर तक थी। और बट वो कंपनी ज़्यादा दिन चली नहीं। बट उन्होंने जो हिंदुस्तान को यूफोरिया का म्यूज़िक दिया है उसके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, हमेशा। धूम की फिर शुरुआत हुई आगे? धूम की शुरुआत हुई और धूम पिचक आया। और धूम पिचक तो लोगों को बहुत पसंद आ गया और लोगों को पहली बार दिखा कि एक बैंड है, 6-7 लोग हैं, गा रहे हैं और गंगा उस घाट दौर पे। में इंग्लिश बैंड बहुत हुआ करते थे। करेक्ट, वो इंग्लिश बैंड्स की जगह मैं हिंदी बैंड बनाना चाहता था क्योंकि इंग्लिश बैंड कभी हिंदुस्तान से जुड़ ही नहीं सकता, विच इज़ वाई कोई भी बैंड इतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो मैं उसको एक हिंदुस्तानी लहजे से करना चाहता था, जैसे पाकिस्तान में जुनून ने किया था। तो मैंने सोचा कि इसको एक हिंदुस्तानी लहजे से करते हैं जिसमें हिंदी उर्दू लिरिक्स होंगे, थोड़ा सा इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक भी होगा, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ म्यूजिक भी, आई मीन इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो वो बन गया, लोगों को बहुत पसंद आया। और फिर हमारी कंपनी ने बोला, आर्टिस्ट म्यूजिक बोला, नहीं अब तो एक और बनानी पड़ेगी। मैंने कहा अब तो फंस गए। तो फिर एक और एल्बम बनी जिसमें मायरी आया। और मायरी के बाद तो मतलब लोगों ने हमें कहीं जाने ही नहीं दिया। अभी मायरी को भी 23 साल हो गए हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ पीयूष, मैं जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ और मेरे सामने 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे मायरी गा रहे होते हैं और मुझे लगता है कि यार कुछ तो ठीक ही किया होगा ज़िंदगी में कि ये लोग अभी भी ये गा रहे हैं। जबकि एज आई सेड, यूफोरिया इतना चर्चित नहीं है, यूफोरिया इतना हाइप्ड नहीं है, इतना ग्लैमरस नहीं है और हमारा फिल्मों में कभी नाम ही नहीं आता है और किसी भी लेबल के साथ नहीं है। तो सचमुच लोगों का प्यार होगा या फिर हमारे म्यूज़िक की सच्चाई होगी जो हम ये कर पाए। अब फिल्मों से दूरी क्यों, फिल्मी गानों से आखिर दूरी क्यों? पलाश सेन इतना जो है वो फिल्मों से दूर क्यों रहते हैं? मैंने आपने ये नहीं बोला कि नाराज़ क्यों है। यार एक्चुअली आई थिंक जो भी सोचने वाला इंसान, जनता है इस देश में, हम लोग एंजॉय तो करते हैं फिल्म को, देयर इज नो डिनाइंग इट, एवरीबॉडी एंजॉयज इट। बट फिल्म का जो म्यूज़िक है, अगर आप बैठ के सोचेंगे जितना भी म्यूज़िक है फिल्म का, वो एक तो ओरिजिनल नहीं है, प्लस ऑल ऑफ इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड द एक्टर्स। तो जो कंपोजर वो कर रहा क्या है, तो मुझे ये बात समझ नहीं आता। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में सब लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि इतना रीमिक्स बनता है, ओरिजिनल गाने, तो उसका कारण क्या है? कंपोजर के कारण नहीं हो सकता ना, जो पैसा डाल रहा है, जो उसको बोल रहा है कि ये करो, गलती उसकी है।
मैं इसी वजह से इस सब चीज़ों से दूर रहा, बिकॉज मुझे लगा कि मैं अगर जाऊंगा द सिस्टम विल करप्ट मी ऑल्सो, एंड आई डिडंट वांट टू बी करप्टेड। मैं इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाता हूँ, अपनी तरह का म्यूजिक बनाता हूँ, अच्छा है ये या बुरा है ये मुझे पता नहीं, पर अपनी तरह का बनाता हूँ। और इसी वजह से मैं कभी इस करप्शन में जाना ही नहीं चाहता था। फिल्मों में जाके डेफिनेटली मैं और पैसा कमाता, शायद ज़्यादा फेमस हो जाता, बट उससे मुझे खुशी नहीं मिलती। मैं जो कर रहा हूँ, जिस तरह से कर रहा हूँ, इसी में मेरी खुशी है। बेसिकली मैं डॉक्टर ही हूँ, ऐसे मेडिसिन के साथ हील करता था, अब म्यूजिक के साथ। तो अभी अगर जो है वो अगर एज ए सर्जन भूमिका निभानी पड़े तो क्या तैयार रहते हैं पलाश से? हमेशा सर्जन भी, फिजिशियन भी। मतलब अब कोविड जब हुआ था, इसमें उस समय सर्जरी की जरूरत ही नहीं थी, फिजिशियन की जरूरत थी। तो 2 साल मैंने अपनी क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स देखे, लोगों को हेल्प किया, बिकॉज वही मतलब मैं कहूँगा ना, मैं आई एम अ डॉक्टर टर्न इनटू अ सिंगर, आई एम नॉट अ सिंगर टर्न इनटू डॉक्टर। सो मैं, और ये भी मुझे पता है कि एक दिन ये सब खत्म होगा और उस दिन भी मैं डॉक्टर ही रहूँगा, और इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। इस इंडस्ट्री ने कई ऐसे जाने माने सिंगर्स दिए हैं, लेकिन पलाश सेन का रोल मॉडल कौन है, किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? बहुत सारे हैं पीयूष। मुझे जो लगता है कि जो भी अपनी तरीके से कंपोज करता है, राइट करता है, गुलजार साहब, आर डी बर्मन साहब, इतने सारे सिंगर्स हैं, मुझे तो सब लोग बहुत पसंद हैं। किशोर कुमार जी थे, बट सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग फिगर वाज माय ओन फैमिली, माय फादर एंड माय चाचा। तो जब वो गाते थे मुझे लगता था मैं बड़े होकर ऐसे ही बनना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट इट इज। कि आप वहीं से कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स यार, तुम देखते हो घर में, देखते हो कि डॉक्टर्स भी हैं, इनको इतनी इज्जत मिलती है, इंसान की सर्विस करते हैं, और शाम को मतलब गाते भी हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं। तो लगा नहीं मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, उतने अच्छा नहीं कर सकता, बट कर सकता हूँ। पलाश सेन ने जो है वो एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है, तो आगे भी क्या हम एज ए एक्टर पलाश सेन को देख सकते हैं? अब डायरेक्टर नहीं, देखो क्या है ना कि यार एक्टिंग में ना, अगेन हर चीज़ का ना एक मेरा हादसा ही हुआ है। मेघना गुलजार ने मुझे बुलाया था फॉर फिलहाल, और इसलिए बुलाया था कि बाकी सारे एक्टर्स ने उस रोल के लिए मना कर दिया था। तो उसने मुझे बुलाया कि कहा कि देखो एक मायूस प्रेमी का रोल है, आप करोगे, आपकी शक्ल ठीक लगती है। मैंने कहा हाँ, मैं लगता तो मायूस ही हूँ, मुझे डाल दो पिक्चर के अंदर। इट वॉज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटेशन। और पीयूष, मैं सच बोलूँ तो मेरा जो लालच था वो ये था कि अगर मैं ये फिल्म करूँगा तो गुलजार साहब का लिखा हुआ एक गाना गा पाऊंगा, और गुलजार साहब मेरे लिए भगवान है। तो मैंने उसी वजह से वो फिल्म की थी। लेटर मैंने एक और फिल्म की थी जिसका नाम है ऐसा ही है जहाँ, विच वॉज ऑन एनवायरनमेंट, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज वर्ल्ड। तो इस तरह का अगर कोई इंटरेस्टिंग रोल मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगा, ज़रूर करूँगा। बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन। मैंने 3 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं जो कि आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, और जितने भी वीडियोज़ हैं वो अब मैं खुद ही डायरेक्ट करता हूँ। हमारा आखिरी वीडियो इस साल मई में निकला था। तो मतलब मैं अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट। रियलिटी शोज़ की हम लोग बात करें तो इन दिनों ज़बरदस्त भरमार है, हम देख रहे हैं कि हर टीवी स्क्रीन्स पर रियलिटी शोज़ की भरमार नज़र आ रही है। क्या कुछ मानते हैं कि क्या वो प्लेटफॉर्म सही है नए सिंगर्स के लिए? क्या कुछ आपको लगता है कि उसी प्लेटफॉर्म के जरिए वो लोग बाहर निकल पा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को मंच दे पा रहे हैं? यार देखो, 4 तो मैंने ही जज किए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब मैं उनको जज कर रहा था, मैं प्रतिभा देख रहा था। देयर इज टू मच। हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, कमाल का टैलेंट है। द प्रॉब्लम इज़ कि हमें जो भी ऑर्गेनाइजर, उनको ये पता नहीं कि इस टैलेंट के, इस शो के बाद उसके बाद क्या फ्यूचर है, वो किसी को पता नहीं है। तो उसको देख के थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बिकॉज टैलेंट तो कमाल का है। बट आप जब, मेन सोर्स ऑफ म्यूजिक इज फिल्म्स, अब जब भी आप फिल्म देखोगे वही 3, 4, 5, 6 नाम ही दिखेंगे, जबकि इस कंट्री में मतलब बहुत सारे, मतलब हज़ारों में बच्चे जो बहुत अच्छा गाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो उसी वजह से मैं लोगों को इनकरेज करता रहता हूँ कि एक फिल्म के लिए मत वेट करो, एक लेबल के लिए मत वेट करो, अपना म्यूजिक बनाओ। अब तो आसान है, स्ट्रीमिंग पे डालो, यूट्यूब पे डालो, अच्छा होगा, लोग आएंगे, ज़रूर सुनेंगे। अब वो गाने की कुछ लाइनें हो जाए जिसने रातों रात पलाश सेन को स्टार बना दिया। मायरी की अगर कुछ पंक्तियां आप सुना दें, क्योंकि उसी से पहचान है, और आज भी जब आप कॉन्सर्ट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा डिमांड मायरी की होती है। मैं गाता ही नहीं हूँ, मैं जी। लोग गाते हैं। अगर कुछ लाइनें सुना दें आप हमारे दर्शकों के लिए। मायरी आप ही हंसदी, मायरी आप ही रोंदी, मायरी याद वो आएरी, गल्लां कर दी मायरी अखा नाल लड़दी, मायरी याद वो आएरी। अब तक 7 एल्बम आप 8 एल्बम आपके लॉन्च हो चुके हैं। अगले किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं पलाश? ओके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि शायद अभी लोगों को मैंने बताया नहीं है। बट हम लोग जो हमारी पहली 2 एल्बम्स थी, धूम फिर धूम, इनको री रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसका भी कारण बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास किसी भी हमारे म्यूजिक का राइट नहीं है, मेरे पास राइट्स ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं गानों को एक और बार रिकॉर्ड करके फिर डालेंगे ऑन द स्ट्रीमिंग। इस बार शायद यूफोरिया में थोड़ा पैसा कमा लें।
तो वो धूम फिर से रिकॉर्ड हो रही है। 2024 में हमारी जो अगली एल्बम, हमारी नवी एल्बम है, वो बन के तैयार हो जाएगी। हम लोग कोशिश करें अप्रैल या मई तक उसको निकाल दें। कई ऐसे एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा है। क्या पलाश से इनको कोई ऑफर आया है? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच किया है क्या? और कभी अप्रोच करती है या फिर कोई ऑफर आता है तो पलाश से इनका क्या डिसीजन आ गया तो क्या कोई डिसीजन रहा है? जो मेरा बर्थ प्लेस है बर्दवान, बर्थ प्लेस नहीं बोलूंगा, मेरा जो फैमिली का जो ओरिजिनल एंसेस्ट्रल होम है वो है बर्दवान, वेस्ट बंगाल में। तो पिछले इलेक्शंस में मुझे बोला गया था आप यहाँ से खड़े हो, आप तो 100% जीतेंगे, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक एंटरटेनर हूँ और मैं अपनी ऑनेस्टी को, सादगी को, यार मैं बॉलीवुड में नहीं गया तो पॉलिटिक्स में कहाँ जाऊँगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी जो ऑनेस्टी है, मेरी इंटीग्रिटी है और जो मेरी ट्रूथ है, मैं उसको रिटेन करूँ। और पॉलिटिक्स में ये सब हो नहीं तो सकता। क्या पॉलिटिक्स को क्या किस नज़रिए से देखते हैं आप? यार खेल है। क्योंकि आपने कहा वेस्ट बंगाल और वहां पर तो राजनीति अलग ही तरीके की होती एग्जैक्टली ना, देखो यार वो हर जगह ही राजनीति का मतलब ही है कि गड़बड़ है। और वो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि शायद पॉलिटिशियंस की गलती है, शायद ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है फॉर एनीवन टू हैंडल। तो आपके पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है? मेरा आई लव नरेंद्र मोदी जी, आई लव हिम। आई टेल यू व्हाई। मुझे अगर मैं बैठ के उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, ही इज ग्रेट। मैं यही कहूंगा कि जब से वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, एक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इन अ लॉट ऑफ वेज। इकोनॉमिकली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एवरी वे। हम लोग, अगर आप फैसिलिटीज देखोगे, क्या अभी G20 हुआ था दिल्ली में, पीयूष आप सोच नहीं सकते हो। आई थिंक हमारी कंट्री वाज लुकिंग बेटर देन एनी इंटरनेशनल कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारी सिटी। मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार हम लोग सबके सब उनको एक प्रेरणा स्रोत बनाए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ही हैज़, द अमाउंट, आई एम अमेज है। कभी टीवी देखो तो सुबह कहीं होते, दोपहर को कहीं होते, और हर जगह जाके उसी एनर्जी के साथ बात करते। आई एडमायर दैट। म्यूजिक और पलाश सेन क्या कहेंगे? मतलब क्या है आपके लिए म्यूजिक, खासतौर पर लाइफ में? म्यूज़िक मेरी भक्ति है, इट्स माई वर्शिप। मैं म्यूज़िक से आगे, जैसे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो प्रार्थना करके चढ़ता हूँ और मतलब गणेश जी की वंदना करके चढ़ते हैं। और मैं जब स्टेज पे होता हूँ ना तो बहुत सारे कॉर्पोरेट शोज में होता है ना, लोग आके अपना दारू का गिलास रख देते हैं या कुछ रख देते हैं। इट इज़ टेकन ऑफ इमीडिएटली। वो मेरा मंदिर है, वो म्यूज़िक मेरी भक्ति है, स्टेज मेरा मंदिर है और मैं भक्त हूँ। और मैं सोचता ये हूँ कि मैं हमेशा के लिए एक स्टूडेंट हूँ, एक लर्नर हूँ और शायद ज़िंदगी के अंत तक, जब भी मेरी ज़िंदगी का अंत होगा, तब तक स्टूडेंट ही रहूँगा। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आजकल बहुत सारे मीम बन रहे हैं मोदी जी की आवाज़ में, बहुत सारे गाने हमारे। मैं वेट कर रहा हूँ वो मायरी गाएं। ओहो, तो अगर मोदी जी मायरी गाते हैं तो अगर कैसा कुछ, अगर आप बता पाए आपके अंदाज में। नहीं, मैं वैसे गा नहीं होगा, बट मैं चाहता हूँ मोदी जी अगर मायरी गा देना तो हमारे 50 साल भी पूरे होंगे। चलिए, ये है अब इनकी जो ख्वाहिश है पलाश सेन जी की, वो जल्द पूरी हो, ऐसी भी हमारी जो है वो यहाँ पर शुभकामना उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद पलाश जी हमसे बात करने के लिए, और आप ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए और रूबरू होने के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। धन्यवाद।